नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लाए यहाँ पे उत्तराखंड वन दरोगा प्रीवियस ईयर पेपर, जिसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 22 जुलाई 2021 को। जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपका दोस्तों आगामी एग्जाम है उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम, जो कि जून 2023 में होने वाला है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि पिछली बार जब इसका एग्जाम हुआ था तो उस समय किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे, और उस हिसाब से आपको अपने आगामी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करनी है। और यहाँ पे टोटली 100 क्वेश्चन है, इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ साथ दोस्तों अगले मंडे से कोशिश रहेगी हमारी कि आपके लिए वन दरोगा के लिए स्पेशल क्लासेस, स्पेशल सीरीज हम यहाँ पे शुरू करेंगे। साथ साथ इसी प्रकार के दोस्तों आपके लिए मॉडल पेपर भी बनाए गए हैं। और पिछले जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था तो 18 शिफ्ट में वो एग्जाम हुआ था, उनमें से 5 शिफ्ट के पेपर दोस्तों हमारे पास हैं। तो अगर आपको 5 पेपर और साथ साथ 12 मॉडल पेपर यानी टोटल 17 पेपर, और 17 पेपर में प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन है, यानी 1700 क्वेश्चनों का संग्रह है। तो अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो 12 मॉडल पेपर और 5 प्रीवियस ईयर पेपर यानी 17 पेपर अगर आपको चाहिए उत्तराखंड वन दरोगा के लिए तो आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो आपके लिए मॉडल पेपर और जो ये पेपर हमने लाए हैं, इसमें दोनों लैंग्वेज में आपके लिए क्या है क्वेश्चन बनाए गए हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। तो पहला क्वेश्चन है, आर्सेनिक में कितनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आर्सेनिक में। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं दोस्तों, परमाणु के अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है आपका कितना होता है 33 होता है। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2 और 4p3। तो देखो यहाँ पे अंतिम कक्ष है जो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आर्सेनिक के जो बाह्य कक्ष है, जो अंतिम कक्ष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसलिए आर्सेनिक में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो होते हैं 5। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा आपको, और मैंने आपको सिलेबस वन दरोगा का बता दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आपको सिलेबस की पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप वन दरोगा के लिए सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपको यहाँ पे बताना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा नोस्टोक। नोस्टोक क्या है दोस्तों, एक साइनो बैक्टीरिया है, और साइनो बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले ये बैक्टीरिया होते हैं। कुछ अन्य जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे एनाबीना हो गया, नोस्टोक हो गया, राइजोबियम, एजोस्पिरलम, ठीक है, और फ्रैंकिया, ये सभी जो बैक्टीरिया हैं ये है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संवेग संरक्षण का नियम। हु डेवलप्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम किसने विकसित किया। तो संवेग संरक्षण का नियम विकसित किया है आइजैक न्यूटन ने। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। अब देखो कई बार पूछा जाता है कि संवेग किस प्रकार की राशि है, तो संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv, और संवेग है सदिश राशि। ठीक है, संवेग किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से हरे शैवाल का उदाहरण कौन सा है। ग्रीन एल्गी का उदाहरण आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे लेमिनेरिया है, ये है भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी ये है भूरा शैवाल, डिक्टियोटा ये भी भूरे शैवाल का एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस ये भी ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल का एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। क्लेमाइडोमोनास जो कि किस प्रकार के शैवाल का उदाहरण है, ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल का उदाहरण है। बाकी जो अन्य 3 ऑप्शन है ये ब्राउन यानी भूरे शैवाल के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5, भीमबांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है।
मैंने आपको जब सिलेबस के बारे में चर्चा की थी तो वहां पे मैंने बोला आपको कि अभ्यारण्य, राष्ट्रीय वन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन बना हुआ है, भीममान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भीममान अभ्यारण्य आपके बिहार में, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, बिहार के मुंगेर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, प्रभावी संगठन यानी इफेक्टिव कोलिजन उत्पन्न करने के लिए टकराने वाले अणुओं में होना आवश्यक है। तो प्रभावी संगठन यानी इफेक्टिव कोलिजन उत्पन्न करने के लिए टकराने वाले अणुओं में क्या होना आवश्यक है? तो देखो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा देहली एनर्जी और उचित अभिन्यास यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। देहली ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु से मुक्त करने के लिए जो न्यूनतम या जो आवश्यक न्यूनतम एनर्जी होती है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। और अगर हमें कोलिजन कराना है, इफेक्टिव कोलिजन कराना है, तो उसके लिए देहली ऊर्जा और उचित अभिन्यास दोनों की आवश्यकता होती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है? तो प्रवाह की प्रवृत्ति किस ठोस में होती है? वो होती है आकारहीन ठोस यानी अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और एक मैं यहाँ पे उदाहरण अगर आपको देना चाहूं आकारहीन ठोस का, तो वो है अक्रिस्टलीय ठोस का, वो है कांच। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रवाह की प्रवृत्ति, जिस प्रकार से द्रव में प्रवाह की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार से आकारहीन ठोस में भी प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्तु और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बीच संवेग के आदान प्रदान के कारण किसी भी सतह पर लगने वाला यांत्रिकी दाब क्या कहलाता है? कुछ क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में जब कोई भी पेपर बनता है तो हिंदी में सामान्यतः उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो अगर आपको कहीं पे हिंदी में समझ में नहीं आता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में देने जाते हो, तो उसको एक बार इंग्लिश में जरूर देखा करें, क्योंकि हिंदी में मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को ट्रांसलेट किया जाता है और वो उसी प्रकार से ट्रांसलेट कई बार नहीं हो पाता है, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। तो उसको इंग्लिश में भी आप जरूर चेक करें जहां पे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन, उसे कहते हैं विकिरण दाब। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कई हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं? तो जब कई हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब अगर मैं आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे हाइड्रोजन बम है, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और साथ साथ सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो सूर्य में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भारी जो नाभिक होता है वो कई अन्य छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या हो जाता है? उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जब कई हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिक नहीं है, यानी जिसमें नाइट्रोजन नहीं है? तो ये आपको बताना है। ए ऑप्शन देखो न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या होता है? डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन होता है। ग्लूकोज में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12 और O6। तो इसमें कहीं भी नाइट्रोजन यौगिक नहीं है, तो ग्लूकोज हो जाएगा सही आंसर। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो मूल फॉर्मूला होता है वो होता है RCHNH2COOH। तो इसमें देखो ये नाइट्रोजन यौगिक है। और यूरिया में भी नाइट्रोजन यौगिक होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है CH4N2O। तो इसमें भी नाइट्रोजन यौगिक है। तो न्यूक्लिक अम्ल में भी नाइट्रोजन यौगिक होता है। तो इनमें से बी ऑप्शन सही आंसर है, ग्लूकोज में नाइट्रोजन यौगिक नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ साथ इसके साथ साथ 5 अन्य प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में जो एग्जाम हुआ था 15 का, और 12 मॉडल पेपर उस पीडीएफ में दिए गए हैं। लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।
क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टॉकहोम सम्मेलन में सूचीबद्ध वह दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के चुने जो पशु चिकित्सा और मानव दोनों अनुप्रयोगों में बाह्य परजीवी के विरुद्ध उपयोग किया जाता है। तो ये है यहाँ पे इसका सही आंसर है लिंडेन। वो कार्बनिक प्रदूषक कौन सा है? तो वो है लिंडेन। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक महासागर में तरंगे होती है, कौन सी वे होती है? एक महासागर में, एक ओशन में। तो महासागर में होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे, दोनों तरंगों का संयोजन होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगर हम आपको अनुदैर्ध्य तरंगों की एग्जांपल की बात करें तो ध्वनि तरंगे, वायु में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं, भूकंप की जो तरंगे होती हैं या जो स्प्रिंग होती है तो वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। इस प्रकार से अनुदैर्ध्य तरंगे ये होती है इस प्रकार से, जैसे स्प्रिंग होती है, ठीक है, आपने देखी होगी। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो इस प्रकार से होती है। और अनुप्रस्थ तरंगे के अगर एग्जाम्पल बताऊं आपको तो इस प्रकार से ये क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे ये यहाँ पे इस प्रकार से होती है अनुप्रस्थ तरंगे, और ये जो नीचे आपको दिखाई ये है अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। और जो महासागर में होती है तो महासागर में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल तो जैसे कोई रस्सी कहीं पे बांधी और फिर उसको खींच के फिर उसको ऊपर नीचे अगर करेंगे तो इस प्रकार की लहरें तरंगे उत्पन्न होंगे तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? जिन राशियों में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो जहां पर परिमाण और दिशा दोनों आएंगे वो सदिश राशि कहलाती है, और जहां पर केवल परिमाण होता है, ठीक है, दिशा निश्चित नहीं होती है, वो होती है अदिश राशि। तो इसमें जो सदिश राशि है वो है मोमेंटम यानी संवेग, P = mv, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि और अदिश राशि दोस्तों आपको जरूर पढ़नी है, यहां से 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी टाइम, दूरी, चाल, इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम है। तो ये क्या है? अदिश राशि है। संवेग यहाँ पे है सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन में मदद करता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन। जो फाइलम टिश्यू होता है, फाइलम या पोषवाह ऊतक इसे कहते हैं। तो फाइलम क्या करता है? पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है। जबकि अगर हम बात करें पौधों में जल यानी वाटर का ट्रांसपोर्टिंग यानी परिवहन कौन करता है? तो जाइलम, ठीक है। जाइलम से आपको सीधे याद रखना है जल यानी वाटर। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट परिवहन कौन करता है पौधों में? तो जाइलम टिश्यू करता है। जबकि खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? तो वो करता है फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 15, दो पदों के साथ एक नाम प्रदान करने की प्रणाली को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है जो कि दो पदों के साथ एक नाम प्रदान करने की प्रणाली है? तो उसे कहा जाता है द्विपद नाम पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये द्विपद नाम पद्धति, इसके जनक कौन है? प्रश्न बन सकता है। तो इसके जनक हैं कैरोलस लीनियस। द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। इसमें एक जाति का नाम होता है और वंश का नाम होता है, ठीक है। तो द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब विस्थापन में परिवर्तन को उन समय अंतरालों द्वारा विभाजित किया जाता है जिसमें विस्थापन हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ पे विस्थापन में परिवर्तन की दर आपको बतानी है, ठीक है। तो विस्थापन अपॉन समय, तो 16 का हो जाएगा सही आंसर सी औसत वेग। औसत वेग बराबर विस्थापन, और औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? कुल विस्थापन अपॉन समय। यानी विस्थापन में परिवर्तन को उन समय अंतरालों द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी विस्थापन को समय अंतराल से विभाजित करना है तो उसे कहते हैं औसत वेग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन अपॉन समय। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 17 है, निम्नलिखित में से कौन अपने जैव संहति यानी बायोमास में बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर करते हैं? तो वायुमंडलीय कार्बन को सबसे ज्यादा स्थिर करते हैं प्लांट्स। सी ऑप्शन हो जाएगा 17 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु। सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ करंट के इशू, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जो करंट के इशू हैं दोस्तों वो भी आपको पढ़ने हैं। वैसे हम जो सीरीज चलाएंगे उसके माध्यम से आपको काफी डिटेल्स में बताएंगे
जो भी करंट के इशू होंगे, करंट के फैक्ट होंगे पर्यावरण से संबंधित, वो भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो हम 1 द रॉ की सीरीज चलाने वाले हैं मंडे से। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कणों के चरण परिवर्तनों के अंतःरोपण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ फेज चेंज ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का अगर फेज यानी अवस्था चेंज करनी है तो उसके लिए दाब और तापमान दोनों यहाँ पे क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, धातुओं द्वारा पतले तार में खींचे जाने की उनकी क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो धातुओं का एक प्रमुख गुण होता है दोस्तों तन्यता। ठीक है, तन्यता, तो इसमें तन्यता होती क्या है? जैसे जो शुद्ध धातु होते हैं उनमें एक मतलब खींचे जाने की उनकी क्षमता होती है। ठीक है, पतले तार में खींचे जाने की उनकी क्षमता होती है, तो इसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, और ये धातुओं का एक प्रमुख गुण है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, चीनी का आणविक सूत्र, व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ शुगर? तो शुगर का जो आणविक सूत्र है वो है यहाँ पे D C12H22O11, ये चीनी का आणविक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दक्षिण भारत में मोटे तने और उच्च शर्करा मात्रा के साथ उगाई जाने वाली उष्ण कटिबंधीय गन्ने की नस्ल कौन सी है? तो दक्षिण भारत में ये जो उष्ण कटिबंधीय गन्ने की नस्ल है ये है सेकरम ऑफिसिनेरम। सेकरम ऑफिसिनेरम 22 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विषाणु HIV के कारण होता है जो नामक विषाणु के समूह का सदस्य है। तो देखो आप सभी जानते हैं एड्स किस विषाणु के कारण होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV के कारण होता है एड्स। लेकिन जो HIV है ये किस विषाणु के समूह का सदस्य है? तो HIV है दोस्तों आपका रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस ये विषाणु का समूह है, तो इसी का मतलब इसी के अंतर्गत आता है HIV। ठीक है, अगर हम एड्स की बात करें, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स किस विषाणु से होता है? HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो HIV वायरस है ये किस विषाणु के समूह का सदस्य है? तो यह है रेट्रोवायरस, ये एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। क्वेश्चन नंबर 24, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व स्थित है आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से फाइलेरियता का कारक जीव है। अब देखो यहां से आपको दोस्तों पता चल रहा होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो जितने भी रोग हैं, चाहे वो वायरस से होते हैं, वो जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं या प्रोटोजोआ से होते हैं, तो वो सारे आपको पढ़ने, उसका कारक जीव कौन सा है, किस कारण वो होता है, वाहक उसका कौन सा है, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। तो निम्नलिखित में से फाइलेरिया यानी हाथी पांव, हिंदी में इस रोग को क्या कहते हैं? हाथी पांव। तो हाथी पांव किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा। ठीक है, इसका पूरा नाम है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, और ये एक क्या है? जो ये वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी है ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। अब इसका हम वाहक की बात करें, इसका वाहक कौन सा है? तो इसका वाहक है मादा क्यूलेक्स, ये एक मच्छर है। ठीक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी का, और इसके कारण क्या होता है? हाथी पांव रोग होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, वकुसावड़े पवन उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है वकुसावड़े पवन उद्यान। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी कोकलास भारत में कहाँ पाया जाता है? कोकलास एक तितर है। ठीक है, कोकलास तितर भी से कहा जाता है, और ये पाया जाता है महान हिमालयी क्षेत्रों में। तो महान हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर ये पाया जाता है, संकटग्रस्त पक्षी है कोकलास तितर, और ये कहां पाया जाता है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यानों में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी उत्कृष्ट गैस सक्रिय चारकोल द्वारा कम तापमान पर भी अवशोषित नहीं होती है? तो एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा कौन सी जो ये नोबेल गैस है,
वो अवशोषित नहीं होती है, तो वो है यहाँ पे हीलियम। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्यों है? क्योंकि हीलियम सबसे ज्यादा निष्क्रिय गैस है। हीलियम नोबेल गैस के अंतर्गत आती है, ये निष्क्रिय गैस है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखोगा 1s2 होता है, यानी संपूर्ण जो इसका बाह्य कक्ष है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो ये न ये देना चाहता है न ये लेना चाहता है, तो इसलिए क्या है, निष्क्रिय है और ये कम तापमान पर भी अवशोषित नहीं होता है एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्रव अपरूपण प्रतिबल के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो ये फिल इन ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, तो 29 का हो जाएगा सही आंसर शून्य मान के निकट। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। द्रव अपरूपण प्रतिबल के लिए शून्य मान के निकट प्रतिरोध प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धारावाहक चालकों और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग नहीं करता? 30 का हो जाएगा सही आंसर बी ऑप्शन एनीमोमीटर। अब यहाँ पे ये मीटर दिए गए हैं, तो एनीमोमीटर का कार्य क्या है? तो ये हवा की गति का मापन करता है। हवा की गति का मापन, एनीमोमीटर। विद्युत मोटर क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो ये विद्युत जनित्र है ये क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव हृदय में कितने कक्ष मौजूद होते हैं? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ह्यूमन हार्ट्स होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये तो स्ट्रक्चर आपने कई बार देखा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, बांगर क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको उत्तराखंड जीके में भी कई बार बता रखा है, क्योंकि वहां उत्तराखंड में भी बांगर और खादर प्रकार की 2 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जो बांगर मृदा है ये है दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा। डी ऑप्शन हो जाएगा 32 का सही आंसर। और एक दूसरी मृदा होती है खादर। ठीक है, बांगर और खादर। तो खादर क्या होती है? नई जलोढ़ मृदा। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर। यानी जल द्वारा जो नई मृदा लाई जाती है उसे कहा जाता है नई जलोढ़ मृदा यानी खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे कहा जाता है बांगर। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की 2 परतें यहाँ पे आपको भरना है, द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। यानी किस बल के द्वारा ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की 2 परतें किस बल के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं? तो यह है वांडर वाल बल। बी ऑप्शन हो जाएगा 33 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर ई कचरा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न करने में प्रथम क्रम पर आता है? देखो पहले मैं आपको राज्य का बताता हूं। तो भारतीय राज्य जो ई कचरा उत्पन्न करने में प्रथम स्थान पर आता है, तो राज्य है ये महाराष्ट्र। और शहर की बात करें तो शहर हो जाएगा मुंबई। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है भारत में, तो उसमें प्रथम स्थान पर आता है शहर मुंबई। ठीक है, और भारत एक करंट का क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है एग्जाम में, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक। ई कचरा क्लिनिक ये करंट का क्वेश्चन है, तो आ सकता है एग्जाम में। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक ये कहां पे खोला गया है, कहां पे स्थापित किया गया है? तो भोपाल में। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में है। क्वेश्चन नंबर 35, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित प्राकृतिक संपत्ति को चुने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या अन्नुमुद्दी सोलार राष्ट्रीय उद्यान। तो 35 का हो जाएगा सही आंसर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। और अन्नुमुद्दी सोलर राष्ट्रीय उद्यान ये है केरल में। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित है, और ये कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त में एक विषैला पदार्थ कौन बनाता है? 36 का हो जाएगा सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड।
CO, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाता है। सेंस कचरे के नियंत्रित दहन की प्रक्रिया कहलाती है। इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड कंबस्टन ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो 37 का हो जाएगा सही आंसर भस्मीकरण। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस घटक को पृथ्वी पर स्थल मंडल के रूप में दर्शाया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्थल मंडल कौन सा है, भूमि होगी, लैंड होगी। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, जल, वाष्प, बर्फ या वायु ये स्थल मंडल नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगी लैंड यानी भूमि। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को कम कौन करेगा। अब देखो, माना बाढ़ है, ठीक है, बाढ़ आ रही है कहीं पे बहुत ज्यादा, तो इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम कौन करेगा। ए ऑप्शन है उपयुक्त स्थानों पर बांधों का निर्माण। बी ऑप्शन है तालाबों की संख्या में कमी। देखो, तालाबों की संख्या में कमी करोगे तो पानी में कमी आ जाएगी, कहीं पानी पीने को नहीं मिल सकता है, पानी की कमी हो सकती है, तो ये नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन जलाशयों का अवसादन, ठीक है, यानी जलाशय है जो उनको खत्म करना, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। नदियों की वहन क्षमता में कमी, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उपयुक्त स्थानों पर अगर बांधों का निर्माण करोगे तो कई बार जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो बांधों को क्या किया जाता है, आपने देखो गर्मियों के महीने में अधिकतम बांधों को क्या किया जाता है, उनका पानी खाली किया जाता है, क्योंकि फिर जून जुलाई में जब बारिश होती है तो फिर उस समय बाढ़ को रोकने के लिए उनके पानी को क्या किया जाता है, रोका जाता है कि आगे ज्यादा पानी न जाए। तो उपयुक्त स्थानों पर अगर बांधों का निर्माण किया जाएगा तो बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उपयुक्त स्थानों पर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, एक परितंत्र में भेड़िया का उदाहरण है। एक परितंत्र में भेड़िया क्या होता है, ये होता है मांसाहारी, कार्निवोरस। ठीक है, ए ऑप्शन। अगर हम एक फूड चेन की बात करें, ठीक है, तो जैसे एक पेड़ है, ये पेड़ है, तो पेड़ क्या है, ये यहाँ पे सपोषी या उत्पादक है। पेड़ के बाद यहाँ पे आता है खरगोश, पेड़ या घास। ठीक है, चलो यहाँ पे घास लिखते हैं, घास उत्तम उदाहरण है। घास क्या है, उत्पादक या सपोषी। इसके बाद ये खरगोश है यहाँ पे, तो खरगोश क्या है, ये शाकाहारी है, ये क्या खाता है, घास खाता है। और यहाँ पे आ गया भेड़िया, ये क्या है, मांसाहारी है। तो ये एक क्या हो गया, फूड चेन हो गया, एक परितंत्र का यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 41, अग्नाशय में अल्फा कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। देखो, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। ठीक है, तो अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं। अब जो अल्फा सेल होती हैं ये कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो ये करती है ग्लूकागोन। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बीटा सेल, ठीक है, बीटा सेल कौन से हार्मोन का स्त्रावण करती है, तो ये करती है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन, कौन सी सेल इंसुलिन हार्मोन को स्त्रावित करती है अग्नाशय में, तो बीटा सेल। और जो डेल्टा सेल है ये करती है सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अल्फा सेल हो गया ग्लूकागोन, बीटा सेल हो गया इंसुलिन और डेल्टा सेल हो गया सोमेटोस्टेटिन ये हार्मोन। तो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की दूरी क्या है यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष से 15 सेंटीमीटर लंबवत रखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। सिंपल से क्वेश्चन है, फोकस दूरी संबंधित, और ये 10th 9th में आपके सिलेबस में है ये लेंस। ठीक है, लेंस आपको ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, लेंस और दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43, एक अणु बिना संगठन के जितनी औसत दूरी तय कर सकता है उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ, ट्रेवल विदाउट कोलिडिंग। ठीक है, कोलिजन, विदाउट कोलिजन नॉन एज माध्य मुक्त पथ। कुछ क्वेश्चन दोस्तों अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में आपको ज्यादा अच्छे लगेंगे, ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि साइंस में इंग्लिश का होना, कुछ इंग्लिश के शब्द वो आसान लगते हैं, हिंदी के शब्द कुछ टफ लगते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, कैन ट्रेवल विदाउट कोलिजन या कोल्डिंग नॉन एज, तो ये होता है मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको काम मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब अणु अन्य अणु से स्वतंत्र एक झिल्ली के आर पार गति करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एकल गमन। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 45, जब कोई ठोस सतह पर गतिमान होता है तो घर्षण के समान द्रव गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जब कोई ठोस सतह पर गतिमान होता है तो घर्षण के समान द्रव गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं श्यानता यानी विस्कोसिटी। क्या होती है विस्कोसिटी? ये एक आंतरिक स्पर्श रेखीय घर्षण बल होता है। जैसे आपने सबसे ज्यादा, अगर हम श्यानता की बात करें तो वो होती है श्यानता शहद की। शहद हो गया, दही हो गया, ठीक है। तो श्यानता क्या होती है कि एक आंतरिक स्पर्श रेखीय ये बल है जो क्या करता है कि जैसे ये कोई बह रहा है, ठीक है, तो ये एक दूसरी परत क्या करेगी, एक दूसरे का विरोध करेगी, एक दूसरे को रोकने का प्रयास करेगी। तो एक क्या है, ये आंतरिक स्पर्श रेखीय ये घर्षण है और ये क्या करता है, द्रव गति का प्रतिरोध करता है। जो द्रव गति करता है तो उसका ये प्रतिरोध करता है, तो इसे कहते हैं श्यानता। तो इस घर्षण के समय जो बल लगता है उसे श्यान बल कहते हैं और द्रव के इस गुण को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, ठीक है। जैसे शहद हो गया, दही हो गया, इसको अगर आप कहीं डालोगे तो बड़ा स्लोली क्या होता है, प्रवाह होता है। लेकिन अगर आप क्या डालोगे, पानी डालोगे तो पानी तेजी से प्रवाहित हो जाता है। तो पानी की श्यानता कम है और दही हो गया और शहद की श्यानता सबसे ज्यादा होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कक्ष में बने रहने तथा कक्ष से अलग न होने के लिए एक पिंड को जो न्यूनतम वेग बनाए रखना चाहिए वह कहलाता है। अब देखो ये सैटेलाइट पर भी काम करता है, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की एक कक्षा है। तो जो सैटेलाइट होती है वो लगातार इस कक्षा में घूमती रहती है। तो इस कक्षा में घूमने के लिए न्यूनतम वेग वो बनाती है और उस वेग को कहते हैं कक्षीय वेग, ठीक है। यानी वो कक्षीय वेग से घूमती रहती है सैटेलाइट यहाँ पे, या जो उपग्रह होते हैं तो वो इस कक्षीय वेग में एक न्यूनतम वेग, इस कक्षा में वो एक न्यूनतम वेग बनाए रखती है जिससे वो लगातार इसी कक्षा में घूमती है, ना वो अंदर आती है ना वो बाहर जाती है। तो इस वेग को क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं, ठीक है। और एक होता है दोस्तों पलायन वेग। पलायन वेग, अगर हम किसी वस्तु को इतनी तेज से फेंकें, उस वेग से फेंकें जिससे वो पृथ्वी के बाहर चला जाए, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर चला जाए, पृथ्वी की कक्षा से वो बाहर चला जाए, तो इस वेग को, मतलब हमने जिस वेग से उसे फेंका है उस वेग को कहते हैं पलायन वेग। यानी किसी पिंड को पृथ्वी से बाहर या पृथ्वी के कक्षा से बाहर फेंकने के लिए जो न्यूनतम वेग चाहिए उसे कहते हैं पलायन वेग। यानी उसने पृथ्वी से सीधे पलायन कर लिया, ठीक है। और कक्षीय वेग यानी उसी कक्षा में घूमने के लिए जो न्यूनतम वेग चाहिए उसे कहते हैं कक्षीय वेग। 47 से श्रेणी क्रम में जुड़े 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कुल प्रतिरोध इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या जितने भी प्रतिरोध हैं, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इसलिए इसका फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट होता है और आपको क्या करना है, ये चारों जोड़ने हैं, ठीक है, तीनों जोड़ने हैं। तो R इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। तो 5 4 9 6 15, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है रस समीकरण मितीय यानी स्टाइकियोमेट्रिक दोष निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रिस्टल दोष का उदाहरण है? तो ये है पॉइंट डिफेक्ट यानी बिंदु दोष का उदाहरण है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, यानी 48 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है यहाँ पे वो है शैवाल एल्गी। 49 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है किस संगठन ने 1 ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की है? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विश्व आर्थिक मंच ने। तो ये करंट के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। वह कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन से बंध जाता है? देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये होता है HbCO, ये होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसको बनाने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये बनाते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका हो जाएगा सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 52 है, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर संचालित होते हैं? तो जो भूस्थिर उपग्रह हैं वो पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर ऊंचाई पर संचालित होते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, C2H6O2 का सामान्य नाम क्या है? तो C2H6O2 इसका सामान्य नाम आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल है यहाँ पे C2H6O2 का जो ये फॉर्मूला है, ये इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। अब देखो यहाँ पे अन्य एग्जांपल है। ग्लिसरॉल का अगर मैं आपको सूत्र या फॉर्मूला बताऊं तो इसका है C3H8O3। ये किसका है? तो ये है ग्लिसरॉल का। फिनॉल का क्या है? तो फिनॉल का तो C6H6O। इसको इस प्रकार से आप, ये भी आपने तो कई बार देखोगे, ये क्या है? आपका फिनॉल है। ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लग गया तो ये हो गया फिनॉल। और इथेनॉल, तो इथेनॉल तो ये है CH3CH2 और OH, या इसको C2H6O के नाम से भी आप ले सकते हैं। तो ये इथेनॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे OH ग्रुप लग जाता है। ये केमिस्ट्री का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो पारंपरिक स्रोत आपको ऊर्जा का यहाँ पे बताना है। 54 का है सी, काष्ठ ईंधन ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है जो लगातार परंपरा से चलता आ रहा है। काष्ठ ईंधन, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, गुजरात में स्थित जल संचयन बांध कौन सा है? पल्ला बैराज, मसानी बैराज, सरदार सरोवर बांध। ये देखो सरदार सरोवर बांध, सिंपल सा क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अन्य ऑप्शन है, आ सकते हैं एग्जाम में इस बार दोबारा इसका एग्जाम हो रहा है। तो पल्ला बैराज है हरियाणा में, हरियाणा। मसानी बैराज ये भी आपका हरियाणा में है, और कौशल्या बांध भी आपका कहाँ है? हरियाणा में है। ये तीनों ऑप्शन, पल्ला बैराज, मसानी बैराज, कौशल्या बांध हरियाणा में है, सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 56, भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, भूमि के एक टुकड़े पर पूर्व नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया, तो ये क्या कहलाती है? तो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के एग्जाम्पल हर जगह देखने को मिलता है। ये कोई भूमि का टुकड़ा है, यहाँ अभी गेहूं उगा दिए, फिर अनाज उगा दिया, फिर कुछ और फसल उगा दी, तो लगातार इससे क्या होती है कि जो उर्वरक क्षमता होती है भूमि की वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप में जो फसल है उसमें लगातार रोटेशन करना, नियोजित क्रम में विभिन्न फसलों को उगाने की प्रक्रिया, तो क्रॉप रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक डायलॉग ऑन द टू चॉफ सिस्टम में प्रक्षेप्य गति के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्रता को सबसे पहले बताया था? 57 का हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर गैलीलियो, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 1 कैलोरी ऊर्जा का मान क्या होता है? तो 1 कैलोरी ऊर्जा का मान होता है, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का बी ऑप्शन 4.186 जूल। क्वेश्चन नंबर 59, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है कांच का, ग्लास का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। सॉरी, चिकनी मिट्टी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया इसको, हाँ चिकनी मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। बाकी कांच का उपयोग होता है, जल का उपयोग होता है, प्लास्टिक का उपयोग होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। 59 का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, 20 ओम के विद्युत लैंप और 4 ओम प्रतिरोध के एक चालक को श्रेणी क्रम में संयोजित करने वाले परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे आपको बताना है। देखो 20 ओम और 4 ओम प्रतिरोध है, ठीक है, तो 20 4 24, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, R = R1 + R2, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 24 ओम, ए ऑप्शन। 60 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हो गए हैं, और अभी हम आगे 40 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें ये मॉडल पेपर और इसी के जो मतलब 2021 में, ये 22 जुलाई 2021 को ये पेपर हुआ था, उसका ये पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर 1 रो का, और इसी प्रकार के 5 अन्य पेपर प्लस 12 मॉडल पेपर, यानी टोटल 17 पेपर अगर आपको चाहिए। और 17 पेपरों में यानी कितने क्वेश्चन है? 1700 MCQ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इन्हें सभी 1700 क्वेश्चन
प्रैक्टिस आप जरूर करें। और अगर आपको ये क्वेश्चन बैंक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं girdhariClasses.in। और दोस्तों इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और मंडे से हम लगातार आपके लिए वंदे रोगा सीरीज भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, आदर्श गैस के अंतराणिक बल का मान क्या होता है? तो अंतराणिक बल का मान होता है, एक फिक्स होता है, तो ये होता है 12। क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा समझौता अपनाया गया था? ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो समझौता अपनाया गया था वो था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन, ठीक है। 62 का हो जाएगा ए ऑप्शन। इस प्रकार के प्रश्न भी दोस्तों हम आपको यहाँ पे कराएंगे। तो वियना समझौता की अगर बात करें तो ये हुआ था 1985 में। और ये प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी तो ये 1988 में प्रभावी हुआ था, ठीक है। और ओजोन परत से संबंधित दोस्तों, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक और समझौता हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये हुआ था 1987 को। कहाँ हुआ था? कनाडा में, ठीक है। 16 सितंबर 1987 को। और इसीलिए दोस्तों 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण हेतु। तो ये दोनों समझौते आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी चीर तितर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यानों में। सेम वही इसी टाइप का क्वेश्चन, देखो एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन बने हैं, ऊपर ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। और अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, देखो वियना सम्मेलन भी इस पेपर में पूछा गया था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी पेपर में पूछा गया था। लगातार दोनों प्रश्न एक ही टॉपिक से इस पेपर में पूछे गए थे। तो इसलिए मैं आपको ये पेपर करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके किस प्रकार के प्रश्न उस समय पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से जलीय परितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे ज्वार नदमुख, ठीक है, ये हो जाएगा जलीय परितंत्र का उदाहरण। बाकी जंगल, घास स्थल, ये क्या है? ये स्थल परितंत्र के उदाहरण है। रेगिस्तान, ज्वार नदमुख ये जलीय परितंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नापता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नापता है एमीमीटर। क्वेश्चन नंबर 67, टोलेन के अभिकर्मक में होता है? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर, ये होता है टोलेन रिजेंट में। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ध्वनि का उपयोग वृक्क यानी किडनी में छोटी पथरियों को तोड़ने के लिए किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का सी ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि होती है, पराध्वनिक, इनका उपयोग जहां तक कोई उपकरण नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों, वहां पर कौन सी ध्वनियां भेजी जाती है? अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो वृक्क में छोटी पथरियों को तोड़ने में या इकार्डियोग्राफी में यानी हार्ट में, ठीक है। तो जो पराध्वनिक होती है, जो अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि होती है, ये उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको भेजा जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये तो खैर टिहरी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो बांध है वो उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 70, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। किसान कल्याण और राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन से भारतीय राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया? ये क्या था? उत्तर प्रदेश ने। तो ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71 है, बल हमेशा। तो बल हमेशा क्या होता है दोस्तों? युग में उत्पन्न होता है, इन पेयर्स। जो फोर्स लगता है वो हमेशा पेयर्स में होता है, अकेले कभी फोर्स, एकल पिंड है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? जब उस पर दूसरा कोई पिंड टकराएगा तो एक फोर्स जनरेट होता है। तो बल हमेशा फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 72 है, ध्वनि जब वायु के माध्यम से यात्रा करती है उस समय बनने वाला निम्न दाब क्षेत्र कौन सा है? तो ध्वनि जब वायु के माध्यम से यात्रा करती है तो उस समय बनने वाला निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है विरलन क्षेत्र।
डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पे, एक तरल का अपवर्तनांक क्या है यदि एक जादूगर n इक्वल टू 1.47 वाले कांच के एक लेंस को तरल के एक कुंड में गायब कर देता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखो अपवर्तनांक यहाँ पे बता रहा है कांच का n इक्वल टू 1.47, ये कांच का क्या है अपवर्तनांक है, ठीक है। जो एक लेंस है, ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक क्या है 1.47 और ये इसको तरल के एक कुंड में गायब कर देता है, ठीक है। तो इस तरल का हमें अपवर्तनांक बताना है जिसमें ये n इक्वल टू 1.47 वाला अपवर्तनांक वाला जो लेंस है ये गायब हो जाता है। तो देखो ये लेंस उस तरल में गायब हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तरल का अपवर्तनांक भी कितना होगा, उतना ही होगा, क्योंकि जैसे हम पानी में अगर पानी मिलाते हैं तो पानी और पानी दोनों का अपवर्तनांक सेम है, एक ही है, तो पानी में पानी दिखता है, सेम ही लगता है। उसी प्रकार यानी समान जो अपवर्तनांक वाले होंगे वो एक दूसरे में मिल जाएंगे, एक दूसरे में दिखेंगे नहीं। तो इसका मतलब जो वो तरल है जिसमें वो कांच का जो ये लेंस है वो गायब हो जाता है, उसका अपवर्तनांक भी कितना होगा, 1.47 ही होगा, ठीक है। तो 73 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 74 की ओर। अम्लीय उभय प्रतिरोध यानी बफर की उभय प्रतिरोधन क्रिया अधिकतम तब होती है जब इसका पीएच pKa के बराबर होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 75 अम्ल और क्षार स्वाद में क्रमशः कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो जो अम्ल होता है वो कैसा होता है, 75 का सही आंसर हो जाएगा, अम्ल क्या होता है खट्टा, ठीक है, और क्षार क्या होता है कड़वा। अम्ल हमेशा क्या होते हैं खट्टे होते हैं और क्षार होते हैं कड़वे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 76 है शून्य पीएच मान दर्शाता है। तो शून्य पीएच मान कौन दर्शाता है, देखो ये है पीएच स्केल, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये पीएच स्केल है और यहाँ पे 0, 7, अब 7 के ऊपर यहाँ पे ये होते हैं क्षार और ये होते हैं अम्ल, यानी इस प्रकार से क्षारीयता बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे प्रबल अम्ल जो जिसका पीएच 0 होगा, ठीक है, शून्य पीएच मान को दर्शाता है प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका मान पीएच मान 0 होगा, फिर ये धीरे धीरे क्या होता है क्षारीयता बढ़ती जाती है और 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, फिर 7 के ऊपर क्या है प्रबल क्षार। तो इधर प्रबल क्षारीयता बढ़ जाती है और इधर क्या है ये प्रबल अम्लता है। तो शून्य पीएच मान जिसका होता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। 76 का ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स नामक परिचित पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर सलीम मौजुद्दीन अब्दुल अली, जिनकी पुस्तक है बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 78, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। 79 है, आंध्र प्रदेश में स्थित पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश में है इनमें से पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य, 79 का सी ऑप्शन। अब देखो अन्य ऑप्शन है कुदनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, तो कुदनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है ये। सुचिंद्रम चेरूर पक्षी अभ्यारण्य, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है, और काजी रंकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये भी आपका तमिलनाडु में है, और पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य ये है आपका आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 80 है, वे बल जिनके लिए किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है क्या कहलाते हैं, वे बल जिनके लिए किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है वो कहलाते हैं संरक्षी बल, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 81 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल निचय यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहाँ पे देखो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और 1988 में इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था और 1988 में ही ये बायोस्फीयर रिजर्व बना था, ठीक है। तो 19 और ये क्या है जैव मंडल निचल यानी बायोस्फीयर रिजर्व है, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 82, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लंबवत स्तंभों को किस रूप में जाना जाता है। देखो मेंडलीव में इस प्रकार से ये जो होते हैं इन्हें वर्ग यानी समूह कहते हैं, और जो इधर होते हैं ये आवर्त होते हैं, इधर के लिए आवर्त कहते हैं इनको, और ये जो नीचे के लिए होते हैं ये क्या होते हैं वर्ग यानी ग्रुप्स यानी समूह।
मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है। क्वेश्चन नंबर 83, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो आगे फिर से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके बारे में है, अभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में है। ये है वे पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था, और इसीलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और ये प्रभावी हुआ था 1989 से। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसे बुझा चुना यानी सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। तो बुझा चुना कहा जाता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। 84 का हो जाएगा ए ऑप्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ये कैल्शियम हो गया और ये हो गया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला है बुझे हुए चूने का। 85, स्थिर गति से वृत्ताकार पथ का अनुसरण करने पर वस्तु की गति को क्या कहते हैं। 85 का हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति। 86 है, केले की खेती में निम्नलिखित में से किस कायिक प्रवर्धक का उपयोग किया जाता है। तो केले की खेती के लिए उपयोग किया जाता है राइजोम यानी प्रकंद का। 87 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। 87 का हो जाएगा सी ऑप्शन, और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लगभग दोस्तों इस पेपर में लगभग 10 या 12 क्वेश्चन बने थे राष्ट्रीय उद्यानों से, पक्षी अभ्यारण्य से, या जो भी कुल मिला के जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, तो कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 88, बायोमेडिसिन सहित वैज्ञानिक अनुसंधान के कई क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए सूचना भंडारण, वितरण और विश्लेषण के लिए तकनीकों से संबंधित, देखो तकनीक यहाँ पे आ गई, ठीक है, संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, तो ये कहलाती है दोस्तों जैव सूचनिकी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 88 का सही आंसर। साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूडिंग बायो मेडिसिन इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक। 89 है, आहार नाल में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है। तो आहार नाल में किस प्रकार की पेशी पाई जाती है, चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स। 90 है, भारत में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कहाँ स्थित है। सही आंसर है कल्पक्कम तमिलनाडु। कल्पक्कम तमिलनाडु में है भारत में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। 91 है, मिट्टी को वर्षा में बहाव से बचाने के लिए अलग अलग फसलों को एकांतर पंक्तियों में और अलग अलग समय पर बोने की प्रथा क्या कहलाती है। 91 का हो जाएगा डी ऑप्शन, अंतरा सस्यन, इंटरक्रॉपिंग। अलग अलग फसलों को एकांतर पंक्तियों में अलग अलग समय पर बोने की प्रथा। नेक्स्ट है, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करने वाला आबंध। तो जैसे H2, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, क्या है ये है आपका सहसंयोजक बंध। O2 में भी यही होता है, ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है जहां पर साझा होता है, ठीक है, एक इसने दिया इसको, एक इसने दिया इसको, और दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है जहां पे साझेदारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अम्लीय पीएच पर बेहतर रूप से सक्रिय जल अपघटनी एंजाइम हाइड्रोलिसिस, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस या कार्बोहाइड्रेसिस में समृद्ध है। तो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है। जब कभी कोशिका नष्ट हो जाती है तो वो लाइसोसोम वहां पे क्या है, उस पर फैल जाता है, उसको नष्ट कर देता है। तो लाइसोसोम को, और ये सारी क्रियाएं, ठीक है, ये कौन करता है, लाइसोसोम करता है, हाइड्रोलिसिस, लाइपेसिस, प्रोटीएसिस, और इसीलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। 94 तत्वों और यौगिकों को सामान्यतः कहा जाता है प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। 95 रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों में अंतर को क्या कहते हैं। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमानों में अंतर आ रहा है, ठीक है, अभिकारक है, फिर ये अभिकारक है, रिएक्शन हो गई, ये उत्पाद बन गया, और अगर इसके द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान में अंतर है तो वो कहलाता है मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान दोष। 96 निम्नलिखित में से राशियों की किस श्रेणी से चाल संबंधित है। तो चाल क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है।
तो चाल है आपकी अदिश राशि, क्योंकि चाल की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जैसे कोई रास्ता है, ठीक है, ये चाल है। लेकिन अगर विस्थापन देखें, ठीक है, जैसे ये कोई दूरी है, ये रास्ता है, तो विस्थापन ये तो दूरी है कि मतलब कुल कितनी दूरी चली है। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की कुल दूरी, इस प्रकार से, ठीक है, सीधा। तो ये दिशा, इसमें दिशा है, लेकिन इसमें कोई भी दिशा नहीं है। दूरी और चाल में कोई भी दिशा नहीं होती, तो ये अदिश राशि होती है। विस्थापन और वेग में दिशा होती है, तो वो सदिश राशि है। 97 है, Cu2 और Cu2s के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। 97 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, Cu प्लस SO2। क्वेश्चन नंबर 98 है, 2 या 2 से अधिक परमाणु जब आकर्षण बल द्वारा रासायनिक आबंध में एक साथ जुड़े होते हैं तो वे कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। जब परमाणु क्या होते हैं, आकर्षण बल द्वारा रासायनिक आबंध से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स यानी अणु कहलाता है। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। 99 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होता है। तो देखो कोशिका भी दो प्रकार की है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक में होता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोट्स कोशिकाओं में भी पाया जाता है। बाकी जो अन्य ऑप्शन है जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और राइबोसोम दोनों प्रकार के सेल्स में पाया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आंख की वह पतली झिल्ली कौन सी है जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करता है और नेत्र गोलक पर एक पारदर्शी उभार बनाता है। तो ये है कॉर्निया, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों 22 जुलाई 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उत्तराखंड वन रो का। तो इसी प्रकार के अन्य हर संडे को लगभग हमारी कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार का 100 नंबर का पेपर, कुछ हम प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे और कुछ मॉडल पेपर जो हमने बनाए उनको सोल्व कराएंगे और लगातार वीकली आपकी वो कंटिन्यू प्रत्येक वीक मंडे टू सैटरडे आपकी वन रो की सीरीज चलेगी। और इसका पीडीएफ और इसी प्रकार के जो अन्य मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए विद आंसर तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।